स्वागत है। आज की डीप डाइव में हम कुछ बहुत ही अलग अलग दिलचस्प स्रोतों को देखने वाले हैं। जी हाँ, विज्ञान है, वित्त है, पर्यावरण रक्षा, काफी कुछ है आज। बिल्कुल। तो हम लद्दाख के गर्म झरनों की बात करेंगे। आरबीआई के कुछ नए फाइनेंशियल रूल्स हैं। हाँ, और पर्यावरण से जुड़े नए सरकारी नियम भी हैं, और नेवी के एक नए वॉरशिप पर भी जानकारी है। मकसद यही है कि इन सब की तह तक जाएं और समझें कि भाई चल क्या रहा है और क्यों ये महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लद्दाख। पूगा घाटी में वैज्ञानिकों को हॉट स्प्रिंग में कुछ मिला है, ट्रेवर्टीन। हाँ, ट्रेवर्टीन ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है। और कहा जा रहा है कि ये अमीनो एसिड जैसे मतलब जीवन के लिए जो जरूरी अणु हैं उनको फंसा सकता है। ये तो काफी बड़ी बात लगती है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये उस विचार को बल देता है कि जीवन की शुरुआत शायद ऐसे ही गर्म पानी के झरनों के पास हुई होगी, जैसे शायद शुरुआती पृथ्वी पर या मंगल पर भी। हाँ, संभवतः। पहले ज्यादातर सिलिका आधारित थियरीज थीं कि वो जीवन के सबूत मतलब बायो सिग्नेचर सहेज सकती है। अच्छा। पर ये खोज दिखाती है कि कैल्शियम कार्बोनेट भी ये काम कर सकता है। और ये इसरो के मंगल मिशन के लिए भी अहम हो सकता है। कैसे? मतलब वहाँ क्या देखेंगे? मतलब ये कि जीवन के पुराने निशान शायद सिर्फ सिलिका वाली चट्टानों में ही नहीं, कार्बोनेट स्ट्रक्चर्स में भी मिल सकते हैं, जैसे माइक्रोफॉसिल्स या क्या कहते हैं, केमिकल सिग्नेचर। समझी। अच्छा, ये हॉट स्प्रिंग और गीजर में क्या फर्क होता है? स्रोत में इसका भी जिक्र है शायद। हाँ, बताया। हॉट स्प्रिंग में पानी लगातार बहता रहता है, गर्म पानी, जैसे मणिकरण में। ठीक। और गीजर वो रुक रुक कर कभी कभी विस्फोट के साथ गर्म पानी या भाप फेंकता है, जैसे येलोस्टोन में है। अच्छा, ठीक है। चलिए अब जरा फाइनेंस की दुनिया में चलते हैं। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक जी, इन्होंने वैकल्पिक निवेश कोष AIFs को लेकर कुछ नए नियम जारी किए हैं, खासकर बैंकों और NBFCs के निवेश के लिए। हाँ, ये रेगुलेटेड एंटिटीज कहलाती हैं। आरबीआई ने इनके AIF में निवेश पर कुछ पाबंदियां लगाई हैं। क्यों? मतलब आरबीआई को क्या चिंता थी? देखिए, एक मुख्य चिंता तो एवरग्रीनिंग की है। एवरग्रीनिंग मतलब ये कि पुराने कर्ज चुकाने के लिए नए निवेश का इस्तेमाल करना, एक तरह से लोन को रोल ओवर करते रहना, इससे रिस्क छुप जाता है। ओह अच्छा, तो ये उसे रोकने के लिए। हाँ, वो एक बड़ा कारण है, पर शायद ये पूरी फाइनेंशियल सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाने और वो जो सिस्टमिक रिस्क होता है उससे कम करने की कोशिश भी है। तो नियम क्या है अब कोई एक बैंक या NBFC किसी एक AIF स्कीम में उसकी कुल रकम के 10% से ज्यादा निवेश नहीं कर सकती। सिर्फ 10%? हाँ, और सारी रेगुलेटेड एंटिटीज मिलकर भी उस स्कीम में 20% से ज्यादा निवेश नहीं कर पाएंगी। और ये AIFs होते क्या हैं असल में? ये असल में स्पेशल फंड्स होते हैं जो थोड़े अनुभवी निवेशकों से पैसा इकट्ठा करते हैं, जैसे वेंचर कैपिटल फंड जो स्टार्टअप्स में लगाते हैं। हाँ। या प्राइवेट इक्विटी फंड, हेज फंड, इन्हें सेबी रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये वित्तीय स्थिरता के लिए एक कदम हुआ। अब पर्यावरण की तरफ बढ़ते हैं। जी, पर्यावरण मंत्रालय ने 2025 के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं। पर्यावरण संरक्षण, दूषित स्थलों का प्रबंधन नियम। हाँ, ये जरूरी नियम है। ये उन जगहों के लिए हैं जो खतरनाक केमिकल्स की वजह से प्रदूषित हो गई हैं, मिट्टी या पानी, जिन्हें दूषित स्थल या कंटैमिनेटेड साइट्स कहा जाता है। बिल्कुल, जैसे पुरानी फैक्ट्री की जगह हो या कहीं केमिकल फेंक दिया गया हो। इन नियमों में बताया गया है कि इनकी पहचान कैसे होगी, जांच कैसे होगी और फिर सफाई कैसे होगी। और जिम्मेदारी किसकी होगी? इसमें जिला प्रशासन और जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं उनकी भूमिका तय की गई है। और एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है इसमें, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल्स, मतलब जिसने गंदा किया वही साफ करे। एकदम सही, वही सफाई का खर्चा देगा। लेकिन अगर पता ही ना चले कि किसने प्रदूषण किया या वो कंपनी बंद हो गई हो तब? अच्छा सवाल है। उसी स्थिति में नियम कहते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर जिम्मेदारी उठाएंगी, खर्चा उठाएंगी। ठीक है, और ये नियम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत है। नहीं, हाँ, वही एक्ट जो भोपाल गैस त्रासदी के बाद बना था। ये काफी मजबूत कानून है। चलिए अब आखिरी में रक्षा क्षेत्र की बात, प्रोजेक्ट 17A। हाँ, भारतीय नौसेना को तीसरा स्टेल्थ फ्रिगेट मिल गया है, हिमगिरी। इसे कोलकाता में GRSE ने बनाया है ना? बिल्कुल, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। और ये वाकई आत्मनिर्भर भारत का एक शानदार उदाहरण है। ये फ्रिगेट क्या होता है? युद्धपोत तो है, पर हाँ, युद्धपोत ही है, मतलब एक मीडियम साइज का तेज गति वाला युद्धपोत। प्रोजेक्ट 17A वाले फ्रिगेट्स बहुत एडवांस्ड हैं। पिछली जो शिवालिक क्लास थी उनसे भी ज्यादा।
क्या खासियतें हैं इनमें? कई हैं। इनमें ब्रह्मोस मिसाइलें हैं, जमीन और जहाज दोनों पर मार करने वाली, और बराक 8 मिसाइलें भी हैं जो हवाई हमलों से बचाती हैं। अच्छा। इसके अलावा बेहतर हथियार, सेंसर्स और सबसे जरूरी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, मतलब दुश्मन की रडार से आसानी से बच निकलना। और इंजन? इंजन भी शक्तिशाली है। कोडॉक सिस्टम है, कंबाइंड डीजल या गैस। जरूरत के हिसाब से डीजल या गैस टरबाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे तेजी और रेंज दोनों मिलती है। कमाल है। तो आज हमने काफी कुछ कवर किया। लद्दाख के झरनों से जीवन की उत्पत्ति के संकेत, आरबीआई के नए नियम जो फाइनेंशियल सिस्टम को सुरक्षित बना रहे हैं, पर्यावरण के नए नियम जो दूषित जगहों को ठीक करने पर जोर दे रहे हैं, और हमारी नौसेना की ताकत जो लगातार बढ़ रही है हिमगिरी जैसे जहाजों से। हाँ, ये सब विषय देखने में तो बहुत अलग अलग लगते हैं, विज्ञान, वित्त, पर्यावरण, रक्षा। जी। पर यहाँ एक सवाल मन में आता है, सोचने के लिए छोड़ जाते हैं इसे। क्या इन सभी क्षेत्रों में जो प्रगति हो रही है, जो आत्मनिर्भरता और बेहतर प्रबंधन की कोशिश दिख रही है, क्या ये सब कहीं न कहीं एक बड़ी एकीकृत तस्वीर का हिस्सा है? ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद ये भारत के विकास की एक समग्र दिशा की ओर इशारा कर रहे हो। इस पर विचार किया जा सकता है।